नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। संसद टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घर तिरंगा लाकर आजादी का जश्न मनाएं। तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान कल। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा से। मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती। आपराधिक मामले में सांसदों को कोई विशेषाधिकार नहीं। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने किया स्पष्ट। दोनों सदनों में गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता। बीजेपी ने कहा प्रदर्शन का उद्देश्य गांधी परिवार को बचाना। रिजर्व बैंक ने 0.5% बढ़ाई रेपो रेट। महंगाई पर काबू के लिए नरम रुख छोड़ने की तैयारी। खुदरा महंगाई दर चालू वित्त वर्ष में 6.7% रहने का अनुमान। और चीन ने नैन्सी पेलोसी पर लगाया प्रतिबंध। जापान के प्रधानमंत्री से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष की मुलाकात। ताइवान के पास बड़े पैमाने पर चीन का सैन्य अभ्यास। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राज्यसभा सोमवार को अपने सभापति एम वेंकैया नायडू को विदाई देगी, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। उपसभापति हरिवंश ने सदन में इसकी घोषणा की। Honorable members, as you all are aware, Shri M. Venkaiah Naidu ji, Honorable Chairman, Rajya Sabha will be demitting office on 10th of August 2022. The House will be bidding farewell to him on Monday, the 8th of August 2022. Accordingly, there will be no 0 hour or on that day. तेलंगाना राष्ट्र समिति उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा का समर्थन करेगी। दिल्ली एनसीआर में पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस 2.63 रुपए प्रति इकाई महंगी हो गई है। 2 सप्ताह से भी कम समय में पीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,551 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,35,364 हो गई है। नेपाल में इस साल 20 नवंबर को एक ही चरण में आम चुनाव कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसका फैसला लिया गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि ताइवान की ओर लक्षित चीन का सैन्य अभ्यास एक गंभीर समस्या को दिखाता है, जिससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। अमेरिका ने तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दी है, ताकि इससे निपटने के प्रयास तेज किए जा सकें। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि देश आर्थिक मंदी के दौर में जा सकता है। ब्रिटेन में 27 वर्षों में ब्याज दर बढ़कर सर्वाधिक 0.25% हो गए हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अनाज के साथ 3 और पोत यूक्रेनी बंदरगाहों से रवाना हो गए हैं। ये निरीक्षण के लिए तुर्की पहुंचेंगे। तीनों पोत में कुल 58,000 टन मक्का लदा है। और अब खबरें विस्तार से। देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए कल चुनाव होगा। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगदीप धनखड़ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से और मार्गरेट आल्वा विपक्षी दलों की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। संसद भवन में मतदान प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या 63 में होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी राष्ट्रपति चुनाव की ही तरह वोटिंग के लिए कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता। मतदान गुप्त होगा। खास बात यह है कि मतदान समाप्त होने के बाद शाम को ही वोटों की गिनती होगी और इसके बाद देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। संसद टीवी इस विशेष कवरेज के जरिए उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान और मतगणना से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखाएगा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी नवविक्रम सिंह। नवविक्रम, उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान और मतगणना कल होने वाली है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी क्या कुछ है आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल दीक्षा, जैसा कि आपने कहा कि सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कुछ घंटे ही बचे हैं जब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संसद भवन में सचिवालय की ओर से तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र भी इंतज़ाम किए गए हैं। ख़ास तौर पर देखिए दीक्षा, कल अब 24 घंटे ही बचे हैं जब देश को नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे के तौर पर, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति होंगे वो मिलेंगे। और साथ ही एक और आपको आप बताना चाहूँगा, क्योंकि एनडीए की ओर से जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनमें खास तौर उन्होंने और एनडीए के अलावा कई और राजनीतिक दलों से उन्हें समर्थन मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उनका पलड़ा भारी है। तो दीक्षा, कुछ ही घंटे बचे हैं, हालांकि तस्वीर साफ होने में जब जो कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति होंगे, हालांकि शपथ ग्रहण कुछ दिन बाद होगा। ये चूँकि उपराष्ट्रपति जो मौजूदा हैं उनका कार्यकाल अभी बाकी है, इसी बीच में ये निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उच्च सदन के सदस्यों को सिविल मामलों में कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, लेकिन आपराधिक मामलों में उनके पास ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधी दल के नेताओं को निशाना बनाए जाने के विपक्ष के आरोपों के मद्देनजर उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के सेक्शन ए में इसका उल्लेख भी है। उन्होंने इस बारे में आसन की ओर से पूर्व में दी गई कुछ व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया। Cannot be arrested in a civil case 40 days before the commencement of the session or committee meeting and 40 days thereafter. This privilege already incorporated under section 135A of the Civil Procedure Code 1909. However, in criminal matters, members of parliament are not on a different footing than a common citizen. राज्यसभा में आज निधि विधेयक पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विधेयक पेश करने वाले आरजेडी सांसद मनोज झा की इस बात से सहमत हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार हर नागरिक का है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जो मांग की गई है उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक समृद्ध देश के लिए स्वस्थ समाज का होना बहुत जरूरी है। सरकार ने सबसे पहले स्वास्थ्य बजट को 53% बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य के प्रति सजगता के परिणाम स्वरूप देश में कोविड काल में समय रहते टीका बनाया गया और न केवल देशवासियों को ये टीके लगे बल्कि अन्य देशों को भी ये टीके दिए गए। मैं स्वाभाविक तौर पर मानता हूं कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है और मनोज भाई का और सम्मानित सभी सदस्यों की बात का एक सुर निकलता है कि लोगों को हेल्थ केयर अच्छी तरह से मिलनी चाहिए, यानी कि हेल्थ केयर एक्सेसिबल होनी चाहिए और हेल्थ केयर एफोर्डेबल होनी चाहिए, ताकि एक लास्ट तबक्के के लोगों को भी कोई ऐसे व्यक्ति ना हो कि जिसको ट्रीटमेंट की सुविधा ना हो। इससे पहले सदन में विभिन्न दलों ने उपचार महंगा होने के मद्देनजर जीडीपी की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाले व्यय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। सदस्यों ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। What we need is a revisit of our health policies. Then for that, we have to spend
more on health. At least 6-7% of the GDP must be spent on healthcare. जेनरिक दवाइयों की बेटर प्राइस मिलना शुरू हुआ है, उसी प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी बेटर प्राइस पे मिला है, काफ़ी प्राइसेस घटाई गई हैं। लोकसभा में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। सदन में कॉरपोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विधेयक 2022 पेश किया। वहीं सदन में कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने विधायी प्रस्तावों पर सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय परामर्श आयोग गठित करने से जुड़ा गैर सरकारी विधेयक पेश किया। सत्तारूढ़ पार्टी के सुनील कुमार सिंह ने धर्म से संबंधित सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को प्रतिषेध करने संबंधी प्रस्ताव वाला विधेयक पेश किया। तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक हालात को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार विचारधारा के लिए लड़ता है, इसलिए उस पर हमला किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। वहीं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकालने से रोके जाने के बाद सड़क पर धरने पर बैठ गई। हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य गांधी परिवार को बचाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद से सड़क तक कांग्रेस के प्रदर्शन करने से उनके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का सच झूठ में नहीं तब्दील हो जाएगा। कि गुनाहगार को गुनाह छिपाने के लिए आखिरकार सबका सहयोग क्यों लेना पड़ रहा है और भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार पर दबाव बनाना, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है। आरबीआई ने खुदरा महंगाई को काबू में लाने के लिए नीतिगत दर रेपो को 0.5% बढ़ाकर 5.4% कर दिया है। इससे कर्ज की मासिक किस्त बढ़ने के साथ बैंकों से ऋण लेना महंगा होगा। चालू वित्त वर्ष की चौथी मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार तीसरी बार नीतिगत दर बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर 2022-23 में अब तक रेपो दर में 1.4% की वृद्धि की जा चुकी है। साथ ही मौद्रिक नीति समिति ने नरम नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान देने का भी निर्णय किया है। एमपीसी की 3 अगस्त से शुरू 3 दिन की बैठक में किए गए फैसले की जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्रास्फीति से जूझ रही है और इसे नियंत्रण में लाना बेहद जरूरी है। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक अपनी तत्कालीन कोष की जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेती है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है। Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.4%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. वहीं घरेलू शेयर बाजारों के दोनों मानक सूचकांक नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी के फैसले के बीच हल्की बढ़त को लेकर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 89.13 अंक यानी 0.15% बढ़कर 58,387.93 अंक पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में एक समय 350.39 अंक की तेजी भी दर्ज की गई। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15.50 अंक यानी 0.09% की हल्की बढ़त के साथ 17,397.50 अंक पर बंद हुआ। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यवार समाचार। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना हो, ई गवर्नेंस या स्टार्टअप, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने एक लंबा सफर तय किया है। पिछले 7 महीनों में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 सितंबर है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नीलकंठ दास की 138वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। एसएससी भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश को सुरक्षित रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में कथित अनियमितता से जुड़े धन शोधन मामले में तमिलनाडु में आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर के रामबन और पुंछ जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा स्वराज का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 75 कड़ियों की ये श्रृंखला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वराज श्रृंखला का प्रयास भारतीयों को अपनी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ग्रंथों पर गौरवान्वित कराना है। उन्होंने युवा से देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का आग्रह किया। महान भारत कैसा होगा उसकी रचना के संकल्प भी ले रहे हैं और संकल्प की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ का प्रचंड विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि भारत यहां से जो छलांग लगाने वाला है उसके बाद भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिशा में हम आगे। केरल के दक्षिण जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, जबकि मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी हिस्से के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कसारगोड जिले के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर कई जिलों में स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा की गई है। इस बीच केरल में मुल्ला पेरियार जलाशय के 3 द्वार आज खोले जाएंगे ताकि अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सके। त्रिशूर में चालकुडी नदी में पानी की मात्रा पिछले कुछ घंटों से 7.27 मीटर से अधिक बनी हुई है। राहत की बात है कि नेलियामपति में उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होने की उम्मीद थी। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर बारिश बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। एशिया दौरे के समापन पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष
नैन्सी पेलोसी ने टोक्यो में कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान की यात्रा करने से रोककर चीन उसे अलग थलग नहीं कर पाएगा। नैन्सी पेलोसी का एशिया दौरा बेहद सुर्खियों में रहा और इस दौरान उनकी ताइवान की यात्रा और चीन की इसे लेकर नाराजगी विशेष तौर पर चर्चा में रही। पेलोसी ने कहा कि चीन ने ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश की, जिसमें हाल ही में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने से रोकना शामिल है। But the important point that he made is all working together. So this trip is for us to show our respect to these countries, to listen about how we can do the best possible. पेलोसी की ताइवान यात्रा की प्रतिक्रिया में चीन ने जलवायु परिवर्तन, सैन्य मुद्दों, मादक पदार्थ रोधी कार्यों पर अमेरिका के साथ वार्ता रोक दी है। चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की इस सप्ताह की शुरुआत में ताइवान की यात्रा किए जाने को लेकर उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पेलोसी ने उस स्वशासित स्वद्वीप की उनकी यात्रा को लेकर चीन की चिंताओं और विरोध की अवहेलना की है, जिस पर बीजिंग अपना दावा जताता है। इससे पहले पेलोसी ने कहा था कि चीन अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान की यात्रा करने से नहीं रोक सकता। पेलोसी पिछले 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिका की सबसे शीर्ष अधिकारी हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव समारोह को पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा उत्सव अभियान की शुरुआत की है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की कुछ झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।